घर में आज चहल पहल मामूल से ज़्यादा थी क्योंकि मेरा रिश्ता पक्का होने के बाद पहली बार मेरी नंद ज़ोया अकेली मुझसे मिलने घर आ रही थी। मैं अपने कमरे में बैठी बाल ठीक कर रही थी जब अम्मी ने आवाज़ दी कि सानिया बाहर आ जाओ, ज़ोया आ गई है। मैं बाहर निकली तो देखा ज़ोया सोफे पर बड़े इत्मीनान से बैठी थी और उसके हाथ में एक बड़ा सा गिफ्ट पैकेट था। मुझे देखते ही उसके चेहरे पे एक मुस्कुराहट आई और वो फ़ौरन उठ के मेरे गले लग गई। उसने मुझे इतनी ज़ोर से भींचा कि मेरा दम घुटने लगा, लेकिन मैंने उसे एक आम प्यार समझ के नज़रअंदाज कर दिया। उसे वो गिफ्ट मेरी तरफ बढ़ाया और कहा, ये तुम्हारे लिए है सानिया, इसे अभी खोल के देखो। मैंने पैकेट खोला तो उसमें एक बहुत ही खूबसूरत सूट था जिसका रंग काफ़ी शौक था। ज़ोया मेरे पास ही सोफे पे बैठ गई और मेरा हाथ अपने हाथ में लेके मसलने लगी। वो कहने लगी, सुलेमान तो बहुत खुशकिस्मत है कि उसे तुम जैसी लड़की मिल रही है। लेकिन सच कहूँ तो मैं ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि अब मुझे घर में एक ऐसी दोस्त मिलेगी जो मेरे साथ रहेगी। उसकी बातों में एक अजीब सा इख्तियार था, जैसे वो अभी से मुझे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ढालना चाह रही हो। अम्मी किचन में चाय बनाने चली गईं तो ज़ोया ने अपना रुख मेरी तरफ किया और मेरे बालों की लट को उँगली में लपेटते हुए कहने लगी कि तुम्हारी जिल्द कितनी नरम है सानिया, तुम क्या लगाती हो अपने चेहरे पर? मैंने थोड़ा सा पीछे होते हुए कहा, कुछ खास नहीं, बस आम सा लोशन इस्तेमाल करती हूँ। वो हंसी और कहने लगी, अब तुम्हें इन आम चीज़ों की ज़रूरत नहीं रहेगी। मैं तुम्हें वो सब दिलाऊंगी जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। थोड़ी देर बाद सुलेमान का फ़ोन आ गया। वो ज़ोया से बात करना चाहता था लेकिन ज़ोया ने फ़ोन स्पीकर पे कर दिया और हम दोनों को बात करने का मौका दिया। सुलेमान ने बहुत तमीज़ से मेरा हाल पूछा और कहा, सानिया, मुझे उम्मीद है कि ज़ोया तुम्हें ज़्यादा तंग नहीं कर रही होगी। ये बहुत ज़िद्दी है और अपनी हर बात मनवाना जानती है। मैंने मुस्कुरा के जवाब दिया, नहीं, ज़ोया तो बहुत अच्छी है और मुझे अच्छा लग रहा है कि हम एक दूसरे को समझ रहे हैं। सुलेमान ने कहा, मैं अभी मीटिंग में हूँ, रात को तुम्हें कॉल करूँगा, तब तक तुम दोनों एंजॉय करो। फ़ोन बंद होते ही ज़ोया का अंदाज फिर बदल गया। वो कहने लगी, सुलेमान तो बस काम का बंदा है, उसे नहीं पता कि लड़कियों का ख्याल कैसे रखा जाता है। ये काम मैं खुद संभाल लूँगी। अगले रोज़ ज़ोया मुझे ज़बरदस्ती शॉपिंग पे ले गई। गाड़ी में वो बार बार मेरा हाथ पकड़ती और मेरी ड्रेसिंग सेंस की तारीफ़ करती। जब हम एक बड़े मॉल में पहुँचे तो उसने मुझे मेरे लिए ऐसे कपड़े निकालने शुरू किए जो मुझे थोड़े अजीब लगे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फिटिंग वाले थे। मैंने उससे कहा कि ज़ोया, मुझे ऐसे कपड़े पहनने की आदत नहीं। तो वो थोड़ा-सा गुस्से में आ गई और कहने लगी, सानिया, मेरी पसंद पे शक मत करो। मैं चाहती हूँ तुम सबसे अलग नज़र आओ और जब तुम मेरे साथ हो तो तुम्हें वैसा ही दिखना चाहिए जैसा मैं चाहती हूँ। उसे ज़बरदस्ती मुझे वो कपड़े ट्राई करने के लिए भेजा और जब मैं चेंजिंग रूम से निकली तो वो बाहर ही खड़ी थी। उसने मुझे सर से पाँव तक देखा और फिर मेरे बहुत करीब आकर मेरा दुपट्टा सेट करने के बहाने मेरी गर्दन पे हाथ फेरा। उसका लम्स बहुत गर्म था और मुझे एक अजीब-सी घबराहट होने लगी थी। घर वापसी पर मैंने सोचा शायद मैं ज़्यादा सोच रही हूँ और नंद भाभी में इतनी बेतकल्लुफ़ी आम होती है। रात को सुलेमान की कॉल आई तो हमने काफ़ी देर बातें की। सुलेमान मुझे बता रहा था कि वो शादी के बाद मुझे हनीमून पे कहाँ लेके जाएगा और वो अपनी ज़िंदगी को लेके कितना पुरजोश है। मुझे सुलेमान की बातों से सुकून मिल रहा था, लेकिन जैसे ही कॉल बंद हुई ज़ोया का मैसेज आ गया कि सानिया सो गई हो क्या? ये सुलेमान से बातें ख़त्म नहीं हुई। उस मैसेज में एक अजीब सी जलन महसूस हो रही थी। मैंने जवाब दिया, बस अभी बात ख़त्म हुई है और अब मैं सोने लगी हूँ। उसे फ़ौरन एक तस्वीर भेजी जिसमें वो खुद आईने के सामने खड़ी थी। उसे लिखा, देखो, मैं तुम्हारे बारे में सोच रही हूँ और ये सोच रही हूँ कि तुम मेरी ज़िंदगी में कितना बड़ा बदलाव लेके आओगी। मैंने वो मैसेज देके फ़ोन एक तरफ रख दिया, लेकिन मेरा दिल मुसलसल धड़क रहा था कि ज़ोया का ये रवैया आम नहीं और शादी तक पता नहीं क्या-क्या होगा। और फिर कुछ ही दिनों में मंगनी की प्रॉपर तकरीब भी हो गई। मंगनी की तकरीब ख़त्म हो चुकी थी, मेहमान जा चुके थे। मैं अपने कमरे में बेड पे बैठी अपनी अंगूठी को देख रही थी जो सुलेमान ने मुझे पहनाई थी। मेरा दिल खुशी से लबरेज था क्योंकि सुलेमान ने सबके सामने मेरा हाथ थाम कर बहुत प्यार से मुबारकबाद दी थी। अभी मैं इन्हीं ख़यालों में गुम थी कि अचानक कमरे का दरवाज़ा बगैर दस्तक दिए खुला और ज़ोया अंदर दाखिल हुई। उसके हाथ में एक जूस का ग्लास था और उसके चेहरे पे थकन के बजाय एक अजीब-सी बेचैनी थी। वो आकर मेरे बिल्कुल बराबर में बेड पे बैठ गई और ग्लास मेज़ पे रखते हुए कहने लगी कि सानिया, अब तो तुम सरकारी तौर पे हमारी हो गई हो, लेकिन याद रखना, सुलेमान से पहले तुम्हारा रिश्ता मुझसे है। मैंने मुस्कुरा के कहा, हाँ बिल्कुल, आप तो मेरी बेहतरीन दोस्त हैं। ज़ोया ने मेरी बात काट दी और मेरा हाथ पकड़ के ज़ोर से दबाया। उसके नाखून मेरी जिल्द में चुभ रहे थे। वो कहने लगी, दोस्त नहीं सानिया, मैं तुम्हारी ज़िंदगी का वो हिस्सा बनना चाहती हूँ जिसके बगैर तुम सांस भी न ले सको। उसकी आंखों में उस वक्त एक अजीब सी चमक थी जो मुझे अंदर तक लरज़ा गई। अगली सुबह मैं किचन में अम्मी के साथ नाश्ता बना रही थी, तो मेरा ज़हन बार-बार रात वाली बात की तरफ जा रहा था।
मैंने पराठा पलटते हुए अम्मी से कहा, अम्मी, आपको नहीं लगता कि ज़ोया का रवैया कुछ ज़्यादा ही बेतकल्लुफ़ाना है? मतलब वो कभी कभी ऐसी बातें करती है जो मुझे समझ नहीं आती। अम्मी ने चाय की प्यालियाँ ट्रे में रखी और मेरी तरफ देखा और हंस के बोली, सानिया, तुम भी ना बस हर बात को सर पे सवार कर लेती हो। वो इकलौती बहन है सुलेमान की और उसका कोई हम उम्र घर में है नहीं, इसलिए वो तुम्हें पाके बहुत खुश है। अमीर घराने की लड़कियां थोड़ी ऐसी ही मुंहफट होती हैं। तुम बस उससे प्यार से डील करो। अम्मी की बातों से मुझे थोड़ी तसल्ली तो मिली, लेकिन मेरा दिल अब भी मुतमईन नहीं था। मुझे लग रहा था अम्मी उस गहराई को नहीं समझ पा रही जो मैं महसूस कर रही हूँ। दोपहर के वक्त सुलेमान की कॉल आई तो मैं बालकनी में चली गई। सुलेमान बहुत खुश लग रहा था। वो मुस्तकबिल के मंसूबों के बारे में बात कर रहा था। उससे कहा, सानिया, मैं सोच रहा हूँ शादी के फ़ौरन बाद हम कुछ दिन के लिए मुल्क से बाहर चले जाएं, ताकि हमें एक दूसरे को समझने का वक्त मिल सके। मैंने खुशी से कहा, यह तो बहुत अच्छा आइडिया है सुलेमान। अभी हम बात कर ही रहे थे कि दूसरी तरफ से ज़ोया की आवाज़ आई, जो सुलेमान को पुकार रही थी। सुलेमान ने कहा, सानिया, एक मिनट रुको, ज़ोया शायद कुछ कह रही है। फिर मुझे फ़ोन पे उनकी बहस सुनाई दी। ज़ोया सुलेमान से कह रही थी, तुम उसे अकेले कहीं नहीं ले जा सकते, हम सब साथ जाएंगे, वरना कोई नहीं जाएगा। सुलेमान ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन ज़ोया का लहजा तल्ख होता चला गया। आखिर में सुलेमान ने थकी हुई आवाज़ में मुझसे कहा, सानिया, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। ज़ोया का मूड थोड़ा ख़राब है, मुझे उसे देखना पड़ेगा। फ़ोन बंद होने के बाद मैं वहीं बालकनी में खड़ी रही और मुझे पहली बार यह एहसास हुआ कि ज़ोया सिर्फ मुझसे करीब नहीं होना चाहती, बल्कि वो सुलेमान और मेरे दरमियान एक दीवार बन रही है। शाम को अचानक ज़ोया हमारे घर आ गई और उसके हाथ में एक नया आईफ़ोन था। उसे वो फ़ोन मेरे सामने मेज़ पे पटका और कहा, ये तुम्हारे लिए है और अब से तुम सिर्फ इसी नंबर पर मुझसे बात करोगी जो मैंने इसमें डाल दिया है। मैंने हैरत से पूछा, इसकी क्या ज़रूरत थी? मेरे पास पहले से फ़ोन है। तो वो तैश में आ गई और कहने लगी, मुझे वो पुराना फ़ोन नहीं चाहिए जिस पे सुलेमान तुम्हें जब चाहे कॉल कर ले। इस फ़ोन का पासवर्ड सिर्फ मुझे पता होगा और तुम्हारी हर तस्वीर, हर मैसेज पहले मैं देखूंगी। मैं सुन के उसे देखती रही। उसका लहजा किसी बहन या नंद का नहीं, बल्कि किसी काबिज इंसान का था। उसे मेरा हाथ पकड़ के मुझे आईने के सामने खड़ा किया और मेरे पीछे खड़ी होकर मेरे कंधों पे हाथ रख दिए। वो आईने में मुझे देखते हुए कहने लगी कि देखो सानिया, हम दोनों की जोड़ी कितनी परफेक्ट लगती है ना। सुलेमान तो बस एक जरिया है तुम्हें हमारे घर में लाने का। असल में तो तुम मेरे लिए आ रही हो। उसकी सांसें मेरे कान के पास गर्म महसूस हो रही थीं और मुझे लग रहा था मैं किसी ऐसे जाल में फंस रही हूँ जहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। रात को जब मैं अकेली हुई तो मैंने पुराना फ़ोन निकाला और सुलेमान को मैसेज करने की कोशिश की, लेकिन मेरा हाथ कांप रहा था। मुझे डर था कि कहीं ज़ोया को पता न चल जाए। मैंने तकिए में मुंह छुपा के सोचना शुरू किया कि क्या मैं ये सब अम्मी को दोबारा बताऊं, लेकिन अम्मी तो पहले ही उसे प्यार समझ रही थी। मैंने खुद को समझाया कि शायद शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा और ज़ोया की ये दीवानगी कम हो जाएगी। लेकिन जैसे ही मैंने आंखें बंद की, मुझे ज़ोया का वो चेहरा याद आया जो आईने में मेरे पीछे खड़ा मुझे तक रहा था, और उसकी वो मुस्कुराहट जिसमें मोहब्बत नहीं बल्कि एक अजीब सी चीज़ छुपी हुई थी। मैं सारी रात करवटें बदलती रही और कमरे की दीवारों को तकती रही, जो अब मुझे कैद खाने की तरह लगने लगी थी। कुछ रोज़ बाद मेरी खाला की बेटी की शादी का फंक्शन था और हॉल मेहमानों से खचाखच भरा हुआ था। मैंने फिरोज़ी रंग का सूट पहन रखा था और बार बार अपना दुपट्टा संभाल रही थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि सबकी नज़रें मुझ पे हैं। अभी मैं एक मेज़ पे अकेली बैठी सुलेमान के मैसेज का इंतज़ार कर रही थी कि अचानक मेरे कंधे पर किसी ने बहुत मजबूती से हाथ रखा। मैं चौंकी तो देखा ज़ोया खड़ी थी। उसे स्याह रंग का जोड़ा पहन रखा था और वो बहुत पुरकशिश लग रही थी। वो बगैर कुछ कहे मेरी बराबर वाली कुर्सी पे बैठ गई और मेरा हाथ मेज़ के नीचे से पकड़कर अपने हाथ में ले लिया। उसे मेरा हाथ इतनी ज़ोर से दबाया कि मेरी अंगूठी मेरी उँगली में चुभने लगी। मैंने धीरे से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की तो उसने मज़ीद गिरफ्त मजबूत कर ली और मुस्कुरा कर मेहमानों की तरफ देखते हुए कहने लगी कि सानिया, आज तुम सबसे अलग लग रही हो। मेरा तो दिल ही नहीं चाह रहा तुम्हें किसी और के साथ शेयर करूं। उसकी आवाज़ में एक ऐसी संजीदगी थी जो मुझे बेचैन कर रही थी। मैंने ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, ज़ोया, लोग देख रहे हैं, हाथ छोड़ो मेरा। उसे मेरा हाथ उठाया और सबके सामने मेरी हथेली पर अपने लब रख दिए।
اس کا لمس اتنا غیر متوقع اور طویل تھا کہ میرے پورے بدن میں ایک جھرجھری سی دوڑ گئی۔ میں نے فوراً اپنا ہاتھ کھینچا۔ میرا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا اور چہرہ غصے یا شاید شرمندگی سے تمتما اٹھا۔ زویا نے بس ایک نظر مجھ پہ ڈالی اور اٹھ کے چلی گئی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میں کافی دیر تک وہیں بیٹھی اپنی ہتھیلی کو دیکھتی رہی جہاں اس کے لمس کی تپش ابھی باقی تھی۔ میرا ذہن بری طرح الجھ گیا۔ میں نے سوچا شاید یہ اس کا پیار جتانے کا طریقہ ہے۔ آخر وہ میری نند بننے والی ہے اور مجھے اس سے اتنی محبت کرتی ہے کہ مجھے اپنی بہترین سہیلی سمجھتی ہے۔ لیکن پھر دل کے کسی کونے میں آواز آئی کہ کیا سہیلیوں کا انداز ایسا ہوتا ہے؟ اسی کشمکش میں سلیمان کی کال آ گئی۔ میں ہال کے ایک کونے میں چلی گئی جہاں شور کم تھا۔ سلیمان کی آواز سن کے مجھے تھوڑا سکون ملا۔ اسے پوچھا فنکشن کیسا جا رہا ہے اور زویا کہاں ہے؟ میں نے جھجکتے ہوئے کہا سلیمان، زویا کا انداز کچھ زیادہ ہی عجیب نہیں ہے؟ ابھی اس نے سب کے سامنے میرا ہاتھ چوم لیا۔ مجھے بہت عجیب لگا۔ سلیمان دوسری طرف سے ہنسا اور کہنے لگا ثانیہ، تم نہ بہت پرانے خیالات کی ہو۔ وہ شہر میں پلی بڑی ہے اور بہت جذباتی لڑکی ہے۔ وہ تمہیں اپنی بہن مانتی ہے اس لیے ایسا کرتی ہے۔ تم اسے غلط مت سمجھو۔ وہ تو تمہاری دیوانی ہے اور ہر وقت تمہاری ہی تعریفیں کرتی رہتی ہے۔ سلیمان کی باتوں نے مجھے ایک بار پھر یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ شاید غلطی میری ہی سوچ میں ہے اور میں ہی اس کے خلوص کو شک کی نظر سے دیکھ رہی ہوں۔ اگلے ہفتے زویا نے مجھے ایک فیملی ڈنر پہ بلایا۔ جب میں ان کے گھر پہنچی تو پتہ چلا سلیمان کسی ضروری میٹنگ کی وجہ سے ابھی تک نہیں پہنچا اور آنٹی بھی کسی کام سے باہر گئی ہوئی ہیں۔ گھر میں صرف نوکر تھے اور زویا اپنے کمرے میں تھی۔ میں تھوڑی دیر ڈرائنگ روم میں بیٹھی رہی، پھر زویا نے مجھے اوپر بلا لیا۔ اس کا کمرہ دھیمی روشنی اور پرفیوم کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ وہ بیڈ پہ لیٹی کوئی میگزین پڑھ رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ اٹھ کے کھڑی ہو گئی اور میرے قریب آ کر میرے بالوں کو سنوارنے لگی۔ اس نے میرے ماتھے پہ بکھری ایک لٹ کو بہت دھیرے سے میرے کان کے پیچھے کیا اور اسی دوران اس کی انگلیاں میرے کان کی لو سے مس ہوئیں۔ میں نے گھبرا کے قدم پیچھے ہٹایا تو وہ ہنسنے لگی اور کہنے لگی ثانیہ، تم مجھ سے اتنا کیوں ڈرتی ہو؟ میں تمہاری دشمن تو نہیں ہوں۔ میں نے نظر جھکا کے کہا نہیں زویا، ایسی بات نہیں، بس مجھے تھوڑی الجھن ہوتی ہے۔ اسے میرا چہرہ اپنی دونوں ہتھیلیوں کے حصار میں لیا اور بہت قریب آ کر میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، یہ الجھن نہیں ہے ثانیہ، یہ وہ احساس ہے جو تم تسلیم نہیں کرنا چاہتی۔ تمہیں پتہ ہے میں تمہیں کس قدر پسند کرتی ہوں۔ سلیمان تو تمہیں صرف ایک بیوی کی حیثیت سے دیکھے گا، لیکن میں تمہیں ایک مکمل انسان کی طرح دیکھتی ہوں۔ اس کے الفاظ میرے سر کے اوپر سے گزر رہے تھے لیکن اس کا لہجہ مجھے خوفزدہ کر رہا تھا۔ اسی وقت نیچے گاڑی کے ہارن کی آواز آئی تو میں نے سکون کا سانس لیا کہ سلیمان آ گیا ہے۔ میں جلدی سے نیچے بھاگی اور سلیمان کو دیکھ کے مجھے ایسا لگا جیسے میں کسی قید سے آزاد ہو گئی ہوں۔ کھانے کی میز پر بھی زویا کی نظریں مجھ پہ جمی رہیں۔ وہ بار بار سلیمان کے سامنے میری ایسی ایسی باتیں کرتی جو بہت ذاتی ہوتی تھیں، مثلاً یہ کہ ثانیہ کو کون سا پرفیوم پسند ہے، اسے کس طرح کے کپڑے اچھے لگتے ہیں۔ سلیمان یہ سب سن کے بہت خوش ہو رہا تھا کہ اس کی بہن اور ہونے والی بیوی میں اتنی گہری دوستی ہے، لیکن میں صرف جانتی تھی کہ اس دوستی کے پیچھے ایک ایسا بوجھ ہے جو میرے اعصاب کو تھکا رہا تھا۔ گھر واپسی پر میں نے گاڑی کی کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے سوچا، کیا امیر گھرانوں میں نندیں ایسی ہوتی ہیں یا پھر زویا واقعی کچھ اور ہے؟ لیکن پھر میں نے اس خیال کو جھٹک دیا کہ نہیں، وہ صرف سلیمان کی بہن ہے اور میری نند وہ کیوں کچھ اور ہوگی۔ میں نے اپنے آپ کو سمجھایا کہ مجھے اپنی سوچ پازیٹیو رکھنی چاہیے۔ آخر مجھے اس گھر میں زندگی گزارنی ہے، لیکن وہ الجھن ایک سائے کی طرح میرے ساتھ رہی۔ شادی کی تاریخ ابھی طے نہیں ہوئی تھی لیکن تیاریاں خاموشی سے شروع ہو چکی تھیں۔ ایک دوپہر زویا مجھے زبردستی ایک مہنگے بوتیک پہ لے گئی جہاں صرف دلہنوں کے جوڑے تیار ہوتے تھے۔ وہاں کا ماحول بہت پرسکون تھا۔ زویا نے ڈیزائنر سے کہہ کے خاص طور پر میرے لیے کچھ ریڈ اور گولڈن رنگ کے ڈریسز نکلوائے۔ جب میں ایک بھاری کام والا جوڑا پہن کے ٹرائل روم سے باہر نکلی تو زویا وہیں سامنے صوفے پہ بیٹھی میرا انتظار کر رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک آئی جیسے کوئی شکاری اپنے شکار کو دیکھ رہا ہو۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور میرے گرد چکر لگانے لگی۔ اسے گھوم کر میرے جوڑے کی فٹنگ چیک کرنے کے بہانے اپنی ہتھیلی میری کمر پہ پھیری۔ اس کا لمس کپڑے کے اوپر سے بھی اتنا واضح تھا کہ میں ساکت ہو کے رہ گئی۔ اسے میرے کندھے پر اپنی تھوڑی رکھی اور آئینے میں میرا عکس دیکھتے ہوئے سرگوشی کی، ثانیہ تم اس جوڑے میں اتنی دلکش لگ رہی ہو، میرا جی چاہ رہا ہے تمہیں اسی وقت کہیں دور لے جاؤں جہاں سلیمان بھی ہمیں ڈھونڈ نہ سکے۔ میں نے گھبرا کے آئینے میں اسے دیکھا اور ہلکی سی ہنسی کے ساتھ بات ٹالنے کی کوشش کی کہ زویا آپ بھی نہ بس مذاق کرتی رہتی ہیں، لیکن اسے میری بات کا جواب نہیں دیا۔
बस मेरे गाल को अपनी उंगली की पूर से छुआ और डिज़ाइनर को वो जोड़ा फाइनल करने का कह दिया। उस दिन घर वापसी पर सुलेमान ने मुझे फ़ोन किया तो वो बहुत खुश था। वो मुझे बता रहा था कि उसने हमारे लिए नया फर्नीचर ऑर्डर कर दिया है और वो कमरे की दीवारों का रंग मेरी पसंद के मुताबिक रखवाना चाहता है। सुलेमान की बातें सुन के मेरा दिल भर आया। मैंने सोचा अभी सुलेमान को सब बता दूं कि ज़ोया का रवैया मुझे कितना परेशान करता है और वो किस तरह की बातें करती है। मैंने हिम्मत जमा की और कहा, सुलेमान, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। दरअसल ज़ोया, मैं अभी इतना ही कह पाई थी कि सुलेमान ने हंसते हुए मेरी बात काट दी और बोला, हाँ सानिया, मुझे पता है ज़ोया ने तुम्हें शॉपिंग पे थका दिया होगा। वो बहुत जज्बाती है तुम्हारे मामले में। वो तो कह रही थी सानिया को दुनिया की सबसे बेहतरीन दुल्हन बनना चाहिए। वो तुम्हें बहुत प्यार करती है सानिया। मैं खुश हूँ कि तुम दोनों में इतनी अंडरस्टैंडिंग है। सुलेमान की ये बात सुन के मेरे अल्फाज मेरे हलक में ही फंस गए। मैंने सोचा अगर मैंने अब कुछ कहा तो सुलेमान समझेगा कि मैं उसकी इकलौती बहन के बारे में गलत सोच रही हूँ, या शायद मैं ही ज़्यादा हसास बन रही हूँ। मैंने गहरा सांस लिया और बात बदलते हुए कहा, हाँ सुलेमान, वो वाकई मेरा बहुत ख्याल रखती है। कुछ दिन बाद हमारे घर पे एक छोटी सी दावत थी जिसमें सुलेमान की फैमिली आई हुई थी। सहन में सब बैठे चाय पी रहे थे और बातें कर रहे थे। मैं किचन से ट्रे उठा के बाहर लाने लगी तो राहदारी में ज़ोया पहले से खड़ी मेरा रास्ता रोके हुए थी। उसने मेरे हाथ से ट्रे ली और उसे पास पड़ी मेज़ पे रख दिया और फिर मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी नज़रें सीधी मेरी आंखों में थीं और वो बहुत संजीदा थी। उसे कहा, सानिया, तुम सुलेमान से फ़ोन पे इतनी बातें क्यों करती हो? तुम्हें पता है ना उसे काम के अलावा कुछ सुझाई नहीं देता। तुम अपना वक्त मुझ पे क्यों नहीं खर्च करती? उसका लहजा इतना जाबिराना था कि मुझे गुस्सा आने लगा। मैंने कहा, ज़ोया, वो मेरा मंगेतर है, मैं उससे बात नहीं करूँगी तो किससे करूँगी? ज़ोया ने हंस के मेरा हाथ अपने लबों के करीब किया और उसे चूमते हुए कहा, वो तुम्हारा मंगेतर है लेकिन तुम्हारी रूह पे मेरा हक है। ये बात तुम जितना जल्दी समझ लोगी उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। उसकी ये बात सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने जल्दी से अपना हाथ छुड़ाया और ट्रे उठा के सहन की तरफ भागी। बाहर आके मैंने देखा सुलेमान बड़े सुकून से अम्मी से बातें कर रहा था। उसे देख के मुझे एक लम्हे को लगा मैं चीख के उसे सब बता दूं, लेकिन फिर मुझे अम्मी का ख्याल आया। पूरे खानदान में इस रिश्ते से सब इतना खुश थे कि मेरा एक शख्स सबकी खुशियां बर्बाद कर सकता था। मैंने अपने आप को समझाया कि शायद ये बड़े घरानों का कल्चर है। शायद वहाँ भाई बहनों में ऐसी ही ओपन बातें होती हैं और मैं अपनी महदूद सोच की वजह से उसे गलत रंग दे रही हूँ। मैंने चाय पेश की और खामोशी से एक कोने में बैठ गई, लेकिन पूरे वक्त मुझे महसूस होता रहा कि ज़ोया की नज़रें मुझ पे जमी हुई हैं। रात को जब वो लोग चले गए तो मैंने आईने में खुद को देखा और सोचा कि क्या मैं वाक़ई गलत महसूस कर रही हूँ या ये सच है कि ज़ोया की मोहब्बत में कोई ऐसी आग है जो मुझे जलाने वाली है। लेकिन मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं था। बस एक अनजाना खौफ था जो मेरे दिल में घर कर चुका था। कुछ रोज़ बाद फिर से शाम का वक़्त था और घर के सहन में दोनों ख़ानदान बैठे हुए थे। अब्बा के जाने के बाद ये पहला मौका था कि घर में इतनी बड़ी खुशी की बात हो रही थी। सुलेमान के वालिद ने मुस्कुराते हुए ऐलान किया, हमने अगले माह की 15 तारीख तय की है। इंशाल्लाह निकाह और रुखसती एक ही दिन होगी। अम्मी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और उन्होंने फ़ौरन मिठाई का डिब्बा खोल दिया। मैंने नज़रें उठा के सुलेमान को देखा जो बहुत मुतमईन नज़र आ रहा था, लेकिन मेरी नज़र जैसे ही ज़ोया पे पड़ी मेरा दिल एकदम से टूट गया। वो मिठाई खाने के बजाय अपनी उंगली में पहनी अंगूठी को इतनी ज़ोर से घुमा रही थी कि उसकी खाल सुर्ख हो रही थी। उसके चेहरे पर कोई मुस्कुराहट नहीं थी, बल्कि वो टिकटिकी बांधे मुझे देख रही थी। जब सब मुबारकबाद देने में मसरूफ़ हुए तो वो आहिस्ता से उठी और मेरे पास आकर मेरे कान में सरगोशी की कि 15 दिन सानिया, सिर्फ 15 दिन है तुम्हारे पास अपनी आज़ादी के। इसके बाद तुम मेरे कैद में होगी। उसे बात इतने सपाट लहजे में कही कि मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे जिस्म पे बर्फ रख दी हो, लेकिन फिर वो हंस के ये जाहिर करने लगी जैसे वो मजाक कर रही हो। अगले दिन मैंने सुलेमान को फ़ोन किया ताकि उससे इस रवैये पे बात कर सकूं। सुलेमान बहुत मसरूफ़ था, उसके पीछे दफ्तर के लोगों की आवाज़ें आ रही थीं। मैंने दबी आवाज़ में कहा, सुलेमान, क्या हम शादी के बाद अलग घर में रह सकते हैं? सुलेमान एक लम्हे के लिए खामोश हो गया, फिर हैरत से बोला, सानिया, ये तुम क्या कह रही हो? मेरा इतना बड़ा घर है, अम्मी और ज़ोया तुम्हारा इतना इंतज़ार कर रही हैं, और ज़ोया तो तुम्हारे लिए कमरा तक रेनोवेट करवा रही है ताकि तुम वहाँ वक्त गुजार सको। मैंने कहना चाहा कि सुलेमान, मुझे ज़ोया से डर लगता है, उसका अंदाज बहुत अजीब है, लेकिन फिर मैं रुक गई। मैंने सोचा सुलेमान तो अपनी बहन को फरिश्ता समझता है, वो मेरी बात का यकीन करने के बजाय उल्टा मुझसे नाराज़ हो जाएगा कि मैं उसके घर वालों के खिलाफ हूँ। मैंने बात बदल दी और कहा, नहीं, मैं बस ऐसे ही पूछ रही थी। शायद मैं नई जगह को लेकर थोड़ी परेशान हूँ।
सुलेमान ने मुझे तसल्ली दी और कहा, तुम फिक्र मत करो ज़ोया, तुम्हारा इतना ख्याल रखेगी कि तुम्हें अपनी माँ की कमी भी महसूस नहीं होगी। उसकी ये तसल्ली मेरे लिए किसी धमकी से कम नहीं थी। शादी में 10 दिन रह गए थे जब ज़ोया ने एक नया ड्रामा शुरू किया। वो रोज़ाना रात को 2 बजे मुझे कॉल करती और घंटों अपनी तन्हाई की बातें करती। एक रात उससे रोना शुरू कर दिया और कहने लगी, सानिया, अगर सुलेमान तुम्हें शादी के बाद मुझसे दूर करेगा तो मैं अपनी जान दे दूंगी। जब मैंने कहा नहीं, हमारी दोस्ती हमेशा कायम रहेगी, तो उसने हिचकियाँ लेते हुए कहा, तुम नहीं समझोगी सानिया, सुलेमान सिर्फ मेरा भाई नहीं है, वो दीवार है जो हमारे बीच खड़ी है। अगर वो तुम्हारे और मेरे दरमियान आ गया तो मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगी। उसकी ये बातें सुन के मेरे माथे पे पसीना आ गया। मैंने उसी वक्त फ़ोन बंद कर दिया और सारी रात जाग के गुजारी। मुझे लग रहा था मैं किसी ऐसी दलदल में उतर रही हूँ जहाँ पाँव जमाने की कोई जगह नहीं। अगली सुबह जब मैं नाश्ते की मेज़ पे आई तो अम्मी ने बताया कि ज़ोया की अम्मी का फ़ोन आया था। वो कह रही थी कि ज़ोया की तबीयत ठीक नहीं है और बार बार तुम्हें याद कर रही है। तुम ज़रा हो आओ उसके पास। मैंने इनकार करना चाहा लेकिन अम्मी के इसरार पर मुझे जाना पड़ा। जब मैं ज़ोया के कमरे में पहुंची तो वहाँ अंधेरा था और सिर्फ एक छोटा सा लैंप जल रहा था। ज़ोया बेड पे लेटी हुई थी और उसने अपने हाथ पे पट्टी बांध रखी थी। मैंने डरते हुए पूछा कि क्या हुआ? उसने आंखें खोली, एक मुस्कुराहट के साथ कहा, ये तुम्हारी दोस्ती का निशान है सानिया। कल रात जब तुमने मेरा फ़ोन काटा तो मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने शीशा तोड़ दिया। उसने अपना वो ज़ख्मी हाथ मेरी तरफ बढ़ाया और कहा, इसे छुओ ताकि मेरा दर्द कम हो जाए। मैं पीछे हट गई और मेरा जी चाहा मैं भाग कर सुलेमान के पास जाऊं और सब सच बता दूं। लेकिन ज़ोया ने मेरा रास्ता रोक लिया और खड़ी होके मेरे बहुत करीब आ गई। उसे मेरे चेहरे को छूते हुए कहा, सुलेमान को कुछ मत बताना, वरना याद रखना मैं खुद को तो नुकसान पहुंचाऊंगी ही। तुम्हारी अम्मी को भी बता दूंगी कि तुम शादी से पहले मुझसे कैसी बातें करती रही हो। वो कभी तुम्हारा यकीन नहीं करेंगी। मैं साकित खड़ी उसे देखती रही और मुझे पहली बार यह एहसास हुआ कि मैं किसी मोहब्बत करने वाली नंद की नहीं बल्कि एक जहनी मरीजा के चुंगल में फंस चुकी हूँ। कुछ ही रोज में मेहंदी की तकरीब का आगाज हो चुका था और घर मेहमानों से भरा हुआ था। पीले जोड़े में मलबूस, हाथों में मेहंदी लगवाए मैं एक कुर्सी पे बैठी थी लेकिन मेरा जहन कहीं और ही भटक रहा था। ढोलक की थाप मुझे खुशी देने के बजाय एक अजीब से खौफ में मुब्तला कर रही थी। सुलेमान और उसके घर वाले हॉल में दाखिल हुए तो सबकी नज़रें उनकी तरफ उठ गईं। सुलेमान सफ़ेद कुर्ते में बहुत वजीह लग रहा था। उसे दूर से ही मुझे देख के सर हिलाया और मुस्कुराया। मैंने भी जवाबन मुस्कुराने की कोशिश की लेकिन तभी मेरी नज़र सुलेमान के पीछे खड़ी ज़ोया पे पड़ी। उसे गहरे सब्ज रंग का लहंगा पहन रखा था। उसकी आंखें आज मामूल से ज़्यादा चमक रही थीं। वो सीधी मेरी तरफ आई और सुलेमान को पीछे छोड़ते हुए मेरे बिल्कुल बराबर आके बैठ गई। ज़ोया ने सबके सामने मेरा वो हाथ पकड़ा जिस पे भी मेहंदी गीली थी और बड़े फ़ख्र से मेहमानों की तरफ देख के कहने लगी, देखो मेरी भाभी कितनी प्यारी लग रही है। लोग उसे नंद का प्यार समझ के हंसने लगे और तारीफ़ें करने लगे कि मैं जानती थी कि उसकी गिरफ्त कितनी सख्त है। उससे अपने हाथ की उंगलियां मेरी मेहंदी वाली हथेली पे फेरी और फिर वही उंगलियां अपने लबों से लगा ली। मुझे उबकाई सी महसूस हुई लेकिन मैं बुत बनी बैठी रही। अम्मी पास ही बैठी थी। मैंने उनकी तरफ देखा कि शायद वो कुछ महसूस करें लेकिन वो तो सुलेमान की अम्मी के साथ बातों में मगन थी। मैंने हिम्मत जमा की और ज़ोया से धीरे से कहा, ज़ोया प्लीज़, सब देख रहे हैं, थोड़ा फासला रखें। ज़ोया ने मेरी बात सुनी अनसुनी कर दी और मेरे कान के करीब झुक के बोली, सानिया, ये लोग सिर्फ तमाशाई हैं, असल खेल तो कल रात शुरू होगा। जब तुम इस घर की दहलीज पार करोगी, मैंने तुम्हारे लिए वो सब तैयार कर रखा है जो सुलेमान ने कभी सोचा भी नहीं होगा। फंक्शन के दौरान जब सुलेमान को स्टेज पर बुलाया गया तो मैंने सोचा अब अच्छा मौका है उससे बात करने का। मैं बहाने से उठी और स्टेज की पिछली तरफ चली गई जहां सुलेमान अकेला खड़ा अपना फ़ोन चेक कर रहा था। मैंने उसे पुकारा तो वो चौंक के मुड़ा। सुलेमान, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैंने कांपती आवाज़ में कहा। सुलेमान ने हंस के मेरा हाथ थाम लिया और कहने लगा कि सानिया, ये शादी का डर है, हर लड़की को होता है, तुम बिला वजह परेशान हो रही हो। मैंने उसकी आंखों में झांक के कहना चाहा कि सुलेमान, ज़ोया नॉर्मल नहीं है, वो मुझे डराती है। वो कहती है मेरा तुम पे कोई हक नहीं। लेकिन फिर ज़ोया की वो धमकी मेरे ज़हन में गूंज गई कि वो अम्मी को सब उल्टा-सीधा बता देगी। मैंने अपनी बात बदल दी और सिर्फ़ इतना कहा, क्या तुम शादी के बाद हमेशा मेरे साथ रहोगे? सुलेमान ने मेरा हाथ थामा और कहा, पगली, मैं तुम्हारा शौहर हूँ, ज़ाहिर है तुम्हारे साथ रहूँगा। और ज़ोया भी तो तुम्हारी सहेली बन के रहेगी, तुम अकेली कहाँ होगी? उसकी इस लाइल्मी ने मुझे मज़ीद मायूस कर दिया। मुझे एहसास हुआ कि मैं एक ऐसे तूफ़ान की तरफ बढ़ रही हूँ, जिसका किसी को अंदाज़ा ही नहीं। रात गए जब सब सो गए तो मैं अपने कमरे की खिड़की में खड़ी आसमान को देख रही थी। कल मेरी रुखसती थी, वो दिन जिसका हर लड़की ख्वाब देखती है, लेकिन मेरे लिए ये किसी सज़ाए मौत से कम नहीं लग रहा था।
अचानक मोबाइल पे मैसेज की घंटी बजी। ज़ोया का मैसेज था जिसमें मेरी ही एक तस्वीर थी जो उसने फंक्शन के दौरान ली थी। तस्वीर में वो मेरे बिल्कुल करीब खड़ी थी और मेरे बालों को चूम रही थी। नीचे लिखा था, कल रात का मुझे बहुत इंतज़ार है। मैंने फ़ोन बंद करके बेड पे पटक दिया और फूट-फूट के रोने लगी। मुझे अपनी बेबसी पे रोना आ रहा था। मैं एक ऐसी लड़की थी जिसका कोई सहारा नहीं था, जिसकी माँ सिर्फ़ उसकी शादी देख के मरना चाहती थी और जिसका मंगेतर अपनी बहन के जुनून से बिल्कुल बेखबर था। मैंने सोचा कि मैं शादी से इनकार कर दूं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कार्ड्स बट चुके थे, बरादरी में बात फैल चुकी थी। मेरी माँ की इज्जत उस एक रिश्ते से जुड़ी थी। मैंने फैसला किया कि जो होगा देखा जाएगा। शायद सुलेमान के घर जाकर हालात बदल जाएं। शायद जोया सिर्फ मुझे डरा रही हो। और आखिरकार बारात का दिन भी आ गया। बारात के दिन की सुबह मेरी जिंदगी की सबसे तवील सुबह थी। कमरे में हर तरफ पैकिंग का सामान बिखरा हुआ था और अम्मी बार बार आकर मेरा माथा चूम रही थी, लेकिन उनकी आंखों में खुशी के साथ साथ एक अनजाना सा खौफ भी था। मैंने खामोशी से ब्यूटी पार्लर जाने के लिए अपनी चीज़ें समेटी। पार्लर में जब ब्यूटिशियन मेरा मेकअप कर रही थी तो मुझे आईने में अपना अक्स किसी अजनबी जैसा लग रहा था। मैंने गहरे सुर्ख रंग का लहंगा पहना और जब भारी जेवरात मेरे वजूद पे लदे तो मुझे महसूस हुआ कि जैसे ये जेवर नहीं बल्कि वो जंजीरें हैं जो मुझे ज़ोया के हवाले करने जा रही हैं। अभी मैं तैयार हो ही रही थी कि पार्लर के दरवाजे पे ज़ोया नज़र आई। उसे सुनहरी रंग की साड़ी पहन रखी थी। वो भला की खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उसकी नज़रों में वही पुरानी वहशत थी। उसे ब्यूटिशियन को इशारे से बाहर जाने को कहा और खुद मेरे पीछे आके खड़ी हो गई। उसने आईने में मुझे देखते हुए कहा, सानिया, आज तुम वाकई कोई शहजादी लग रही हो। मैंने फैसला कर लिया है कि शहजादी किसी और के हाथ नहीं लगने दूंगी। उसे मेरे कंधों पे अपने हाथ रखे और मेरे कान की लू को छूते हुए सरगोशी की। सुलेमान घर पे तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मैंने नजरें झुका ली और कुछ न बोली, क्योंकि अब बोलने का वक्त गुजर चुका था। कुछ देर बाद बारात हॉल पहुंची तो रोशनी और ढोल के शोर ने मेरे सर में दर्द कर दिया। सुलेमान स्टेज पे बैठा मेरा इंतजार कर रहा था। जब मैं उसके बराबर बैठी तो उसने मेरा हाथ थाम कर बहुत धीरे से कहा, सानिया, तुम बहुत प्यारी लग रही हो। मैंने जिंदगी की सारी खुशियां उसे एक दिन के लिए संभाल रखी थी। सुलेमान की बातें सुन के मेरा जी चाहा कि मैं वहीं चीख मार कर रो दूं और उसे बताऊं कि सुलेमान, मुझे बचा लो, तुम्हारी बहन नॉर्मल नहीं है। लेकिन ऐन उसी वक्त जोया हमारे दरमियान आके बैठ गई। उसे सुलेमान का हाथ झटक कर मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया और फोटोग्राफर से कहा, हमारी तस्वीरें खींचो। पूरे फंक्शन के दौरान वो सुलेमान को मेरे करीब आने का एक मौका भी नहीं दे रही थी। अगर सुलेमान मुझसे कुछ कहना चाहता तो जोया दरमियान में कोई न कोई ऐसी बात करती कि सुलेमान खामोश हो जाता। लोग उसे नंद की शरारत समझ के हंस रहे थे, लेकिन मैं जानती थी कि ये शरारत नहीं बल्कि एक गहरा मंसूबा है। रुखसती का वक्त आया तो मेरा दिल फटने लगा। अम्मी के गले लग के मैं इस तरह रोई जैसे मेरा आखिरी वक्त हो। वो समझी शायद बाप की याद आ रही है, लेकिन मैं अपनी बर्बादी का सोच के रो रही थी। सुलेमान ने मुझे सहारा दे के गाड़ी में बिठाया। गाड़ी में भी जोया हमारे साथ पिछली सीट पे बैठ गई। वो पूरे रास्ते मेरा हाथ दबाती रही और सुलेमान से ऐसी बातें करती रही जैसे मैं वहां मौजूद ही ना हूँ। जब हम उसके घर पहुंचे तो वहां का इस्तकबाल बहुत शानदार था, लेकिन मेरे लिए वो घर एक भूल भुलैया जैसा लग रहा था। जोया ने मेरा हाथ पकड़ के मुझे सीढ़ियां चढ़ाई और मेरे कमरे तक ले गई। सुलेमान पीछे ही था, लेकिन जोया ने उसे इशारे से रोक दिया और कहा, भाई, अभी कुछ देर भाभी को आराम करने दें, मैं उनका ड्रेस बदलवाने में मदद कर देती हूँ। सुलेमान मुस्कुरा के नीचे चला गया और मैं उस कमरे में जोया के साथ तन्हा रह गई जहां आज मेरी पहली रात थी। कमरे का दरवाज़ा बंद होते ही जोया का अंदाज बदल गया। उसे कमरे की लाइट्स मद्धम कर दी और मेरे सामने आके खड़ी हो गई। उसने मेरे भारी ज़ेवरात उतारने शुरू किए तो जानबूझ के अपना हाथ मेरे जिस्म को लगाने लगी। मैंने घबरा के कहा, ज़ोया, मैं खुद कर लूँगी, आप प्लीज़ नीचे जाएँ। उसने हँस के कहा, सानिया, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, तुम इतनी जल्दी थक क्यों गई? उसे अलमारी से मेरा नाइट ड्रेस निकाला, मेरे सामने फेंकते हुए कहा, ये पहनो, मैं देखना चाहती हूँ तुम इसमें कैसी लगती हो। मैंने इनकार किया तो उसने गुस्से से मेरा बाजू पकड़ा और कहा, मेरी बात मानना सीखो सानिया, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। उस वक्त उसकी आंखों में एक ऐसी दीवानगी थी कि मैं डर के मारे खामोश हो गई। मैंने वो कपड़े बदले और जब आईने के सामने आई तो जोया मेरे पीछे खड़ी थी। उसकी नज़रें आईने में मेरे जिस्म का तवाफ कर रही थी। उसने मेरे बालों को खोल दिया और उन्हें अपनी उंगलियों में लेकर चूमने लगी। मुझे ऐसा लग रहा था मैं किसी गुनाह की दलदल में उतर रही हूँ, लेकिन मैं बेबस थी। सुलेमान अभी तक नीचे मेहमानों में मसरूफ था और मैं यहाँ अपनी नंद के जनून का निशाना बन रही थी। घर की फिजा में अभी भी शादी के गानों की गूंज बाकी थी, लेकिन उस कमरे के अंदर एक ऐसी खामोशी थी जो मुझे किसी कब्र की तरह लग रही थी।
ज़ोया ने जब मेरे कपड़े तब्दील करवाने के बाद बालों को खोला तो उसकी उंगलियां मेरे बालों में किसी नागन की तरह रेंग रही थीं। मैं आईने के सामने साकित बैठी थी, मेरा पूरा जिस्म लरज़ रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं सुलेमान को किस तरह पुकारूं। ज़ोया ने आईने में मेरा अक्स देखते हुए एक लंबी सांस ली और अपने चेहरे को मेरे कंधे पे टिका दिया। उसकी सांसें मेरे गाल को छू रही थी। वो कहने लगी, सानिया, तुम नहीं जानती मैंने इस रात के लिए कितना इंतज़ार किया है। मैंने बहुत हिम्मत जमा की और कांपती आवाज़ में कहा, ज़ोया, खुदा का खौफ करें, मैं आपके भाई की बीवी हूँ, ये रिश्ता पाकीज़ा है। आप जो कर रही हैं वो गुनाह है, वो बीमारी है। मेरी बात सुन के उसके चेहरे पे एक वहशियाना हंसी आई और उसे मेरा चेहरा ज़बरदस्ती अपनी तरफ मोड़ा। उसकी आंखों में उस वक्त मोहब्बत नहीं बल्कि एक जुनून था जो मुझे भस्म कर देना चाहता था। ज़ोया ने उठ के कमरे के दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए। उसके कदमों की चाप मेरे दिल की धड़कनों के साथ ताल मेल खा रही थी। उसे जैसे ही दरवाजे की कुंडी लगाई, मेरे अंदर जैसे कुछ टूट के बिखर गया। वो लौट के आई और मेरे बिल्कुल सामने बेड पे बैठ गई। उसका अंदाज ऐसा था जैसे वो किसी फतेह का जश्न मना रही हो। फिर उसने ड्रेसिंग टेबल की तरफ हाथ बढ़ाया और वहां पड़ी हुई एक गहरी सुर्ख रंग की लिपस्टिक उठाई। उसे अपने हाथों में घुमाते हुए मुझे ऐसे देख रही थी जैसे कोई शिकारी शेर हिरन को देखता है। उसे धीमे लहजे में कहा, लाओ सानिया, मैं तुम्हारा मेकअप ठीक कर दूं। सुलेमान जब अंदर आएगा तो वो तुम्हें देख के दंग रह जाएगा। लेकिन उसे क्या मालूम कि तुम उसके लिए नहीं बल्कि मेरे लिए सज रही हो। मैंने पीछे हटने की कोशिश की लेकिन ज़ोया ने मेरा बाजू इतनी मजबूती से पकड़ लिया कि मेरा दम निकलने लगा। वो मेरे बहुत करीब आ गई, इतने करीब कि मैं उसके परफ्यूम की तेज़ खुशबू से घुटन महसूस करने लगी। वो लिपस्टिक लेके मेरे लबों के पास आई। मेरा चेहरा उसकी दोनों हथेलियों के हसार में था। उसकी उंगलियां मेरे गालों को बुरी तरह दबा रही थीं। वह बहुत आहिस्तगी से मेरे लबों पर लिपस्टिक लगाने लगी लेकिन उसका अंदाज मेकअप करने वाला नहीं बल्कि मुझे अपनी गिरफ्त में लेने वाला था। इस दौरान वो मुसलसल मेरे चेहरे के मुख्तलिफ हिस्सों को छू रही थी। कभी मेरे कान के पीछे हाथ फैलाती तो कभी मेरे गले के जेवर को ठीक करने के बहाने मुझे हाथ लगाती। मुझे अपने वजूद से घिन आने लगी। मेरा जी चाह रहा था मैं चीखूं लेकिन मेरी आवाज़ जैसे मेरे गले में ही घुट के रह गई। अचानक उससे लिपस्टिक एक तरफ फेंकी। उसका चेहरा मेरे इतने करीब था कि मैं उसकी सांसों को भी सुन सकती थी। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती या उसे धिक्का दे पाती, उसने लिपस्टिक को दूर फेंक दिया। उस लम्हे मुझे ऐसे लगा जैसे कायनात रुक गई हो। वो सब इतना कराहियत आमेज था कि मेरी आंखों से बेख्तियार आंसू बहने लगे। ऐन उसी वक्त जब वो अपने इस जनून की इंतहा पे थी, दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई और कुंडी लड़खड़ाने की आवाज़ आई। वो एकदम पीछे हटी। उसके चेहरे पे गुस्सा था जैसे किसी ने उसकी इबादत में खलल डाल दिया हो। बाहर सुलेमान की आवाज़ आई, सानिया, ज़ोया, तुम लोग अंदर क्या कर रही हो? दरवाज़ा क्यों बंद है? ज़ोया ने अपने बाल दुरुस्त किए और एक गहरी सांस लेके दरवाजे की तरफ बढ़ी। मैं वहीं बेड पे ढेर हो गई। मेरे आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। ज़ोया ने जैसे ही कुंडी खोली, सुलेमान अंदर आ गया। उसके चेहरे पे पहले हैरत थी लेकिन जैसे ही उसे मेरी हालत देखी उसका रंग उड़ गया। मैं बेड पे बिखरी पड़ी थी। मेरी लिपस्टिक फैली हुई थी, मेरा पूरा जिस्म कांप रहा था। उसे ज़ोया की तरफ देखा जिसके चेहरे पे अभी भी वही मुस्कुराहट थी। सुलेमान ने धाड़ के पूछा, ये सब क्या है ज़ोया? तुम यहाँ क्या कर रही हो और सानिया की यह हालत क्यों है? ज़ोया ने बहुत इत्मीनान से जवाब दिया, भाई कुछ नहीं हुआ, बस भाभी थोड़ी जज्बाती हो गई थी। मैं तो उन्हें संभाल रही थी। लेकिन सुलेमान बेवकूफ़ नहीं था। उसने ज़ोया के लबों पे लगी हुई वही लिपस्टिक देख ली जो मेरे लबों पे फैली थी और हकीकत एक धमाके की तरह उसके सामने आ गई। उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। उसे अपना हाथ उठाया और एक जोरदार तमाचा ज़ोया के चेहरे पे दे मारा। वो पीछे जा गिरी। सुलेमान ने लरजती आवाज़ में कहा, तुम मेरी बहन नहीं हो सकती। तुम एक नासूर हो जिसने मेरे घर की इज्जत और मेरी बीवी के साथ ये सब कुछ किया। ज़ोया वहीं फर्श पे बैठी हंसने लगी। एक ऐसी हंसी जिसमें दर्द और दीवानगी दोनों थे। उसे चीख के कहा, हाँ सुलेमान, ये सब सच है। तुम कभी भी इसके साथ उस तरह नहीं रह सकोगे जैसे मैं चाहती हूँ। ये मेरी है, सिर्फ मेरी। वो पागलों जैसी बातें कर रही थी जो मेरे सर के ऊपर से गुजर रही थी। लेकिन मैं कुछ नहीं कह रही थी, बस रोए जा रही थी। सुलेमान ने फौरन नौकरों को बुलाया और ज़ोया को ज़बरदस्ती कमरे से बाहर निकलवा दिया। पूरे घर में हंगामा बर्पा हो गया। सुलेमान की अम्मी और खाला भी ऊपर आ गई लेकिन सुलेमान ने किसी को अंदर नहीं आने दिया। उसे कमरे का दरवाज़ा दोबारा बंद किया लेकिन इस बार वो मेरी हिफाजत के लिए था। वो मेरे पास आके फर्श पे बैठ गया और मेरा हाथ थाम कर फूट फूट के रोने लगा। उससे कहा, सानिया, मुझे माफ़ कर देना, मैं कितना अंधा था कि तुम्हारी खामोशी को नहीं समझ सका। मैं अपनी बहन के इस जनून को बहन का प्यार समझता रहा। खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दो। मैंने सुलेमान का हाथ मजबूती से थाम लिया।
उस लम्हे मुझे एहसास हुआ कि वो तमाम खौफ और अंधेरे जो पिछले कई माह से मेरे गिर्द मंडला रहे थे, अब ख़त्म हो चुके हैं। ज़ोया को उसी रात एक क्लिनिक भेज दिया गया, जहाँ उसका नफ्सियाती इलाज शुरू होना था, और घर की फ़िज़ा में फैली वो घुटन आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लगी। और वो वक्त यूं ही गुजरता गया। कई माह गुजर गए। अब मैं और सुलेमान एक अलग घर में रहते हैं। वो ज़ख्म जो ज़ोया ने मेरी रूह पे लगाए, सुलेमान की मोहब्बत और वफ़ादारी ने उन्हें भर दिया। लेकिन कभी कभी जब मैं आईने के सामने खड़ी होती हूँ और अपने लबों पे लिपस्टिक लगाती हूँ, तो मुझे वो वक्त याद आता है और मेरे हाथ एक लम्हे को कांप जाते हैं। मुझे एहसास होता है कि रिश्तों के लिबादे में कभी कभी ऐसे भेड़िए भी छुपे होते हैं जिनका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। लेकिन फिर सुलेमान पीछे से आके मेरे कंधों पे हाथ रखता है और आईने में मुझे देख के मुस्कुराता है, तो मेरा डर ख़त्म हो जाता है। मैंने सीख लिया है, गुनाह चाहे कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, सच्चाई और महरम की मोहब्बत के सामने उसे हारना ही पड़ता है। अब हमारी ज़िंदगी में सुकून है, और वो काली रात अब सिर्फ एक ऐसा ख्वाब बन के रह गई है जिसने मुझे हलाल और हराम के फ़र्क को हमेशा के लिए समझा दिया है। और ज़ोया अब भी इसी हालत से गुज़र रही है, क्योंकि उसने खुद को बदलने की दिल से कोशिश ही नहीं की थी, और जो खुद को नहीं बदलता उसे कोई नहीं बदल सकता। लेकिन जो भी था वो कम से कम मेरे साथ तो नहीं रहती, तो मुझे कोई मसला नहीं था।